हे गाइस, दिस इज योर मीडियम। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे उर्दू मीडियम में, जो कि है बादशाह और वकाए निगारी। इसमें मुगल सल्तनत के 16वीं सदी से 17वीं सदी तक का दौर बताया गया है और इसमें हम तमाम बादशाह के बारे में पढ़ेंगे कि उनका दौर कहाँ से कहाँ तक था और उन्होंने अपने दौर में कौन कौन से अहम काम किए। तो शुरू करते हैं। इसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वकाए निगारी की तख्लीक के असली मायने क्या है। तो हम यहाँ से लिखेंगे उसका अंग्रेजों में लिखने वाले जदीद मौरखीन ने इस किस्म के तारीखी मायनों मतून को वकाए निगारी क्रॉनिकल्स की असला से ममनू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल नाम मंगोल से माखूज है। आज ये असला एक सल्तनत की शान और शौकत को जाहिर करती है, ताहम इस खानदान शाही के हुक्मरानों ने खुद अपने लिए ये नाम मुंतखब नहीं किया। यानी मुगल नाम मुगल सल्तनत के तमाम लोगों ने खुद अपने लिए नहीं चुना था। वो अपने आप को तैमूर कहते थे। जो भी मुगल सल्तनत में जो हुक्मरान बादशाह थे वो अपने आप को तैमूर कहते, क्योंकि वो पादरी तौर पर तुर्क हुक्मरान तैमूर के खलीफ थे। पहला मुगल हुक्मरान बाबर। बाबर माँ की तरफ से चंगेज खान से रिश्ता रखते थे। जो बाबर थे वो माँ की तरफ से चंगेज खान से रिश्ता रखते थे और तुर्की जबान बोलते थे। मंगोलों का बतौर तहकीक हश्ती खाना बदोश गिरवा के तौर पर जिक्र किया है। एक खाना बदोश के तौर पर मंगोलों को जिक्र किया है उन्होंने इसमें। और इसमें बताया गया है कि पहले बादशाह कौन थे जिन्होंने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली। तो पहले बादशाह बाबर थे, जो कि 1526 में हिंदुस्तान आए। वो पहले उज्बेकिस्तान में रहते थे। जब वो हिंदुस्तान आए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी है। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ जंग करी। तो इसको पहली पानीपत की जंग कहा गया, जो कि 1526 में हुई थी। इसमें बाबर की फतेह हुई। तभी से मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान में कायम हुई 1526 से। और बाबर का दौर 1526 से 1530 तक था। 30 में बाबर की मौत हुई। फिर इनका बेटा तख्त पर बैठा 1530 से 1540 तक हुमायूं का दौर चला। हुमायूं का दौर दो हिस्सों में तकसीम है, 1530 से 1540। 1540 में शेर शाह सूरी उनके साथ जंग हो रही थी। उन्होंने हुमायूं हार रहे थे, उनको शिकस्त हासिल हो रही थी, इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। तो दिल्ली का सुल्तान शेर शाह सूरी बन गए। लेकिन उसी दौरान 1550 के दौरान उन्हें खबर मिली, 1550 तक वो वहीं रहे। 1555 में हुमायूं को खबर मिली कि शेर शाह सूरी की उस दौरान मौत हो गई है। तो 1555 में हुमायूं हिंदुस्तान वापस लौटे। उन्होंने फिर से वहां पर कब्जा किया और 1556 तक 1555 से 1556 तक वो हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने रहे। फिर 56 में उनकी मौत हो जाती है सीढ़ियों से गिर के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कि हुमायूं की मौत का सबब क्या था। सबब यानी वजह, इसकी वजह क्या थी मौत की। तो उनकी मौत की वजह कुछ भी खास नहीं थी, ये सीढ़ियों से गिर के उनकी डेथ हो जाती है। फिर 1556 से 605 तक जलालुद्दीन अकबर, जो कि मुगलिया सल्तनत में सबसे लंबे दौर के माने जाते हैं, और इनके दौर में आवाम बहुत खुश रही थी, जो कि हुमायूं के बेटे थे। इनका दौर शुरू होता है जब अकबर बादशाह बने तो वो बहुत छोटे थे, इसलिए उनके साथ बैरम खान को रखा गया था उनका ख्याल रखने के लिए। जब अकबर बड़े हुए 27 साल के हुए तो उन्होंने बैरम खान को हज पे भेज दिया और तमाम बागडोर अपने नाम पर कर ली। फिर जो भी काम हो रहे थे वो अकबर की रजामंदी के साथ हुए। सबसे लंबा दौर अकबर का था और इसी दौर में रियाया आवाम बहुत खुश थी अकबर के दौर में। जब अकबर बादशाह बने तो उनके साथ बैरम खान को रखा गया, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटे थे और कोई फैसला अपने समझ से नहीं ले सकते थे। तो बैरम खान अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे। जैसे ही अकबर बड़े हुए 27 साल के हुए तो उन्होंने किया कि बैरम खान को उन्होंने मक्का शरीफ हज करने के लिए भेज दिया और अपने आप को उनके फैसलों से आजाद कर लिया। अकबर ने उस दौरान बहुत जंगें करवाई और जंगों को बंद नहीं किया और अपने सल्तनत में इजाफा लगातार करते रहे। और अकबर के दौर में सबसे ज्यादा जंगें हुई और इसी दौर में आवाम सबसे ज्यादा खुश थी। इस पे क्वेश्चन आता है कि जलालुद्दीन अकबर के दौर में रियाया बहुत खुश थी, इसकी वजाहत करें। तो इसका ये लिखा जाएगा। अब जब अकबर के आखिर के साल चल रहे थे, जिंदगी के आखिरी के साल चल रहे थे, तो उनके बेटे सलीम ने उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम आपके फैसलों से खुश नहीं हैं और अब हमें बादशाह बनने का मौका दिया जाए। फिर लड़ाई हुई, पहले इन दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन बाद में अकबर ने सलीम को माफ किया और सलीम को तख्त दे दिया। उनकी तख्त नशीनी हुई और उन्हें बादशाह बना दिया गया। जब सलीम बादशाह बने तो उन्होंने अपना नाम जहांगीर कर लिया। जहांगीर का दौर 1605 से 1627 तक चला। इनके दौर में भी जंगें हुई, बगावतें हुई, जंगें हुई, उनको खामोश किया गया, लेकिन अकबर के दौर से कम। अकबर के दौर में ज्यादा बगावतें हो रही थी और ज्यादा जंगें हो रही थी। सलीम के दौर में उनकी सल्तनत में थोड़ी कमी आई। जहांगीर के जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे तो इनके बेटे ने इनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जैसा इन्होंने किया वैसे ही इनके बेटे ने इनके साथ किया, जो कि इनका बेटा था शाहजहां। फिर वैसे ही सलीम ने भी बात मानी और शाहजहां को अगला बादशाह ऐलान किया। तख्त नशीनी करवाई गई और शाहजहां का दौर
शाहजहां का दौर 1627 से 1658 तक चला। इस दौरान भी उन्होंने बगावत हुई, उनको खामोश भी किया, जंगें भी करवाई और सल्तनत को वसई करने का भी तरीका अपनाया, लेकिन इसमें भी कम, अकबर के मुकाबले में बहुत कम हो रही थी। शाहजहां के 3 बेटे थे, एक औरंगजेब। औरंगजेब ही बादशाह इसलिए बना क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन गया। अब औरंगजेब का दौर 1658 से 1707 तक चला। इस दौरान भी जंगें जारी रही और सल्तनत को वसई करता रहा। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 में अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को शिकस्त दी और सल्तनत निजाम का खात्मा हुआ। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है वकाई की तख्लीक। इसमें क्वेश्चन इस तरह आता है कि वकाई की तख्लीक करना क्यों जरूरी था, बादशाह वकाई की तख्लीक क्यों कराता था। तो इसका आंसर यहाँ से होगा यहाँ से। ये वकाये सल्तनत के साये में आने वाले उन सभी लोगों के सामने सल्तनत की रोशन तस्वीर को तरतीब से आरास्ता करके पेश करने के मंसूबे के तहत लिखे गए थे। फर्स्ट यहाँ तक होगा, सेकंड होगा साथ ही साथ इसका मकसद उन लोगों को जिन्होंने मुगल हुक्मरानी की मजामत और मुखालफत की थी, ये जहन नशी कराना था कि सारी मजामत और मुखालफत का मुकद्दर नाकाम होना है। मतलब एक तो वो सल्तनत के साये में आने वाले उन तमाम लोगों को बताना चाहते थे कि वो उस सल्तनत का मालिक बादशाह है, इसमें बादशाहियत की हुकूमत है। दूसरा ये कि जो भी मुगल हुक्मरानी मुगल सल्तनत के खिलाफ मुखालफत करता था तो उन तमाम मुखालफत का मुकद्दर नाकाम होना है। सबसे अहम मकसद था कि वो आने वाली नस्लों के लिए अपनी सल्तनत के बारे में कुछ माखूज जाहिर करना चाहते थे, जिससे आने वाली नस्लों को ये पता रह सके कि मुगलिया सल्तनत किस तरह थी और उस दौरान कौन कौन से बादशाह हैं। तो तीसरा यहाँ से होगा, मुगलिया हुक्मरान ये भी यकीनी कराना चाहते थे कि आने वाली नस्लों के लिए ये उनकी हुक्मरानी का तज़किरा दस्तयाब रहे। मुगल वकाई के मुसन्निफ हमेशा दरबारी अफसर ही रहे हैं। जो भी मुगल में वकाई के जो मुसन्निफ होते थे, लिखने वाले, दरबार के अफराद ही होते थे, कुछ लोग होते थे खास। उन्होंने जो तारीखी लिखी, उनका मशहूर हुक्मरान पर मरकूज वाक़यात, हुक्मरान का खानदान, दरबार और उम्रा जंगे और नज़्म व नस्क़ इंतजामिया थी। अकबर, शाहजहां और आलमगीर की तारीखों पर तहरीर। इन वाक़यात के उन्वान अकबर नामा, बादशाह नामा, शाहजहां नामा, आलमगीर नामा ये जाहिर करते हैं कि मुसन्निफ की नज़रों में दरबार की तारीख बादशाह की तारीख के मुतरादिफ थी। अगला है तुर्की से फारसी की जानिब। मुगल दरबारी वकाये फारसी जबान में तहरीर होते थे। जो भी वकाये निगारी होती थी उस दौर में वो फारसी में होती थी। दिल्ली के सुल्तानों के अहद में शुमाली हिंदुस्तान की जबान खासतौर पर हिंदवी और इसके अलावा तनु के पहलू फारसी दरबारी और अदबी तहरीरों की जबान की शक्ल में फली फूलती रही। क्योंकि मुगल में चुगताई तुर्क थे। चुगताई तुर्क चंगेज खां के बड़े बेटे की औलाद माने जाते थे, इसीलिए तुर्की इनकी मादरी जबान थी। इनके पहले हुक्मरान बाबर ने शायरी और खुदनवीस सवाने उमरी इसी जबान में तहरीर की है। अब अकबर ने अपने दौर में बहुत से अहम काम किए, जिनमें से था कि अकबर ने अपनी दरबार की जबान को फारसी बनाया। जो भी तमाम काम होंगे वो फारसी जबान में किए जाएंगे। ये अकबर था जिसने होशमंदी के साथ फारसी को मुगल दरबार की खास जबान बना दिया। ईरान के साथ सकाफती व उल्मी रबाब्त बने। मुगल दरबार में ओहदे हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद ईरान और वस्त एशिया से मुतवातिर आने वाले महाजिनों ने बादशाह को इस जबान का इंतखाब करने के लिए तहरीक दी। इसी दौरान बहुत से खुतबात लिखे गए थे फारसी जबान में। अकबरनामा जिसे मुगल सरकारी तारीख फारसी में तहरीर की गई थी। दीगर जैसे बाबर की सवाने का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में तर्जुमा किया गया था। उसी दौरान महाभारत और रामायण जैसी संस्कृत किताबों को भी फारसी में तर्जुमा करने का हुक्म दिया गया था। जैसे महाभारत का तर्जुमा रमजनामे के नाम से किया गया था फारसी में। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। अगला टॉपिक हमारा कलमी नुस्खे की तैयारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि कलमी नुस्खे तैयार करने का क्या अमल था, वजाहत करें तफसील से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ से बताना है, यहाँ से यहाँ तक पहला बताना है। आप अपनी बुक में निशान लगा लीजिए। मुगल हिंदुस्तान की तमाम किताबें कलमी नुस्खे थी। साइड हेडिंग बनेगी, सब हेडिंग कि कलमी नुस्खे क्या हैं। फिर आप इसमें बताएंगे कि मुगल हिंदुस्तान की तमाम किताबें कलमी नुस्खे थे, वह हाथ से तहरीर किए गए थे। कलमी नुस्खों की तसनीफ और तालीफ का मरकज शाही कुतुब खाना था, ताहम कुतुब खाने का तर्जुमा लाइब्रेरी के तौर पर कर सकते हैं। ये एक दारुल निशा यानी एक ऐसी जगह जहाँ बादशाह की कलमी नुस्खों का जखीरा रखा जाता था और नए कलमी नुस्खों की तसनीफ और तालीफ होती थी। अब सेकेंड है, कलमी नुस्खों में मंदरजे झेल लोगों की जरूरत होती थी जो कि कलमी नुस्खों को तैयार करने में मदद करते थे। पहले थे कागज साज। कलमी नुस्खों के वर्क तैयार करने के लिए कागज साज की जरूरत होती थी। दूसरा है खुत्तात व कातिब यानी
मतून की नकल करने के लिए खुत्तात व कातिब की जरूरत होती थी। तीसरा है मुलम्मा साज, सफात की मुलम्मा कारी के लिए उन्हें सजाने के लिए मुलम्माकारों की जरूरत होती थी। होता है मुसव्वरों, सफात पर मनाजिर की तस्वीर कशी करने के लिए मुसव्वरों की जरूरत होती थी। और आखिरी है जिल्द साज, हर वर्ग को जमा करके जिल्द तैयार की जाती थी जिसके लिए जिल्द साज की जरूरत होती थी। तकमील शुदा कलमी नुस्खे कीमती शे हैं। ये भी आता है कि कलमी नुस्खे कीमती शे क्यों है, कीमती शे हैं क्योंकि बादशाह इसको खूबसूरती और दौलत के तौर पर पेश करता है। इस तरह की खूबसूरती को वजूद में लाकर इन कलमी नुस्खों के सरपरस्त मुगल बादशाह अपनी ताकत का नमूना पेश करता है। अकबर का पसंदीदा रस्मुल खत नस्तहलिक था, जो कि साइट में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जो कलमी नुस्खे लिखते थे खुत्तात व कातिब, उसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले तराशे हुए नरसिल के टुकड़े जैसे कलम कहते हैं, उसे स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। और टाटा बाय बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें।